नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। क्या लालू की पार्टी आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप को गाली दी? दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन का समापन इसी आरोप के साथ हुआ। तेज प्रताप कह रहे हैं कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी, तो श्याम रजक कह रहे हैं कि तेज प्रताप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। क्या श्याम रजक ने तेज प्रताप यादव को गाली दी? आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ बवाल। हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने। खत्म होने से पहले ही बैठक छोड़कर निकले तेज प्रताप। गाली दिया। कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? किसने? श्याम रजक ने मुझे गाली दिया। दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक के बाद तेज प्रताप ने मंच पर अपने से पहले वाली कुर्सी पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को लेकर ये संगीन आरोप लगा दिया। तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन? श्याम रजक ने। ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। सबूत के तौर पर थोड़ी ही देर में तेज प्रताप ने श्याम रजक और अपने पीए की बातचीत का वो ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया। 1 मिनट 53 सेकंड के उस ऑडियो क्लिप में 3 जगह श्याम रजक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले 18 सेकंड का वो हिस्सा सुनिए, जिसमें श्याम रजक तेज प्रताप की जगह उनके पीए के फोन करने से आहत लग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 जगह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमने वो हिस्सा बीप कर दिया है। मंत्री हो गए तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं। व्यवस्था है क्या है? तो हम लोग भी मंत्री थे, कभी पीए हमारा नहीं किसी नेता को क्या बात कहा जाए यार। हम लोग भी डायरेक्ट बात करते थे सबसे, बड़ी दिक्कत है। वहीं ऑडियो क्लिप के आखिरी के एक हिस्से में श्याम रजक मनोज झा की बात करते हुए एक जगह अपशब्द का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। हम तो कहे थे कि मनोज झा को जिसको गाड़ी दे दीजिए, वो आदमी अपना दिल्ली का ठोकर के चिल्ला देगा, और सब लोग उसको कटवा दिया, सिंदगी सब लोग। अब अभी मनोज झा कह रहे हैं कि बॉस बोले कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्याम रजक ने जिस अंदाज में उन शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा कुछ लोग आम बोलचाल में भी करते हैं। वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर जब श्याम रजक से सवाल पूछा गया, तो जवाब देने की जगह वो तुलसीदास का दोहा पढ़ते हुए खुद को दलित, पीड़ित और एक भतीजे की मौत से परेशान बताने लगे। एक ही लाइन में मैं सारी बातों को पटाक्षेप करता हूँ। समर्थ के कोई दोष न होत गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। सामर्थ्यवान है जो कहेंगे सामर्थ्य है। हम तो एक दलित हैं, हमारा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया, मैं बहुत दुखी में हूँ। इस बयान के कुछ देर बाद श्याम रजक की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारा खाली कहना यह है कि अभी बिहार में 2 विकेट गिरे थे ना, एक कानून मंत्री का गिरा, कृषि मंत्री का गिरा। अभी देखिए कितने विकेट गिरते हैं। जब आप समझौता सिद्धांत विहीन करते हैं तो सब तो होता ही है ना। सवाल है कि क्या श्याम रजक तेज प्रताप के आरोपों से डर गए और उस डर की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी? सवाल ये भी है कि अब आगे श्याम रजक का क्या होगा? अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में 5 प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन प्रस्तावों से ज्यादा आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक से ज्यादा विवादों की चर्चा हुई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देश भर के आरजेडी नेताओं का जुटान हुआ। बैठक में 5 प्रस्ताव पेश किए गए। सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव,
सांगठनिक प्रस्ताव और विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव के तहत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मिशन 2024 पर, 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता पर, 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता बनाए रखने पर, जातीय जनगणना पर और न्यायपालिका में आरक्षण पर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव जिसका बहुत महत्व है आज के दिन में, जब देश को एक अंधे कुएं में ले जाया जा रहा है, ले जाया जा चुका है। विदेश नीति जहां ढुलमुल रवैया है, और आर्थिक प्रस्ताव जहां सरकार के पास न कोई सोच है, न समझ है, न कोई ब्लूप्रिंट। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भले ही 5 बड़े प्रस्ताव पारित हुए हों, लेकिन आरजेडी के इस अधिवेशन का पहला दिन 2 बातों को लेकर चर्चा में रहा। पहला ये कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पार्टी के महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाते हुए बैठक से निकल गए। दूसरा ये कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से नदारद रहे, जिसकी वजह से पार्टी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा। जगता बाबू फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। हमारे तमाम साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। उनकी आज की गैर मौजूदगी उनकी हमेशा की मौजूदगी पर सवाल नहीं खड़ी कर सकती, ये स्पष्ट मानिए। आरजेडी के 2 दिवसीय अधिवेशन का पहला दिन तो विवादों को लेकर ही चर्चित रहा। दूसरे दिन क्या होता है, इस पर सभी की नजर है। नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या अधिवेशन के दूसरे दिन जगदानंद सिंह पहुंचेंगे, क्या जगदानंद सिंह आरजेडी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, और तेज प्रताप के नए विवाद के बाद अब श्याम रजक का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था और रविवार को प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये ताजा खुलासा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी गर्माहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सबसे तीखी बयानबाजी सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के बीच हो रही है। शनिवार को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। रविवार को प्रशांत किशोर ने पलटवार किया, कहा नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं और इस कारण से वो कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम है, कर रहा है वो भीतर से। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? 13 सितंबर यानी 3 महीने पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद तक तो खामोशी छाई रही, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की शुरुआत की, खुलासों की झड़ी लग गई। सबसे पहला खुलासा प्रशांत किशोर ने किया। पीके ने ये कह के सनसनी फैला दी कि नीतीश कुमार ने खुद उन्हें बुलाया था, पार्टी लीड करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन प्रशांत ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि नीतीश ने इससे इनकार कर दिया। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई तब? कुछ भी बोलता, हमने कुछ करा। नीतीश और पीके के बीच चल रही इस जुबानी जंग में अब तीसरे किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। वो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह ने पीके के सारे आरोपों को गलत बताते हुए नीतीश कुमार की बातों का समर्थन तो किया ही, नया खुलासा भी किया कि पीके डिप्टी सीएम बनना चाहते थे।
ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लीजिए। आने वाले दिनों में खुलासों की और कितनी किस्तें सामने आती हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव रद्द होने के बाद अति पिछड़ों पर सियासत तेज है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर अति पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार की वजह से अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित हुआ, ऐसे में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया। आज तक वो अति पिछड़ों को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़ों को नगर निकाय में आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराओ। आप आयोग बनाइए, नहीं बनाइए, आपका काम है। अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने की जिम्मेवारी लें और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिहार की 50% से ज्यादा की आबादी अति पिछड़ों की आबादी है। उनको आपने धोखा दिया है, उनके साथ आपने विश्वासघात किया है कि चुनाव के अंदर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साल भर के बाद चुनाव होगा, फिर खर्च करना पड़ेगा। तो अति पिछड़ा या सामान्य वर्ग, जो लोग भी चुनाव में, जिन लोगों ने नामांकन किया था और जिन लोगों ने खर्च कर दिया, उस खर्च का जो हिसाब चुनाव आयोग को उन्होंने जमा किया है, उस पैसे की भरपाई राज्य सरकार को राजकोष से करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मुख्यमंत्री हिम्मत न करे जिसके कारण कोर्ट को और चुनाव को रोकने के लिए बाध्य होना। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सुशील मोदी इसलिए परेशान है कि जनता जान चुकी है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और बीजेपी की वजह से निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म कराने की साजिश की गई। देखिए, सुशील मोदी जी हमलावर इसलिए है कि पूरा बिहार में वो एक्सपोज हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को खत्म कराने की साजिश की, तो इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की शक्ति नीतीश कुमार जी है। बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग को बिहार में सशक्त किया है। आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच विवाद के बाद पटना में छात्र जनशक्ति परिषद ने श्याम रजक का पुतला जलाया। जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्याम रजक को तेज प्रताप यादव से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पूरे राज्य में श्याम रजक का विरोध किया जाएगा। सीवान पुलिस ने बैंक खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकालने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से 2 लाख रुपए कैश सहित एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तारी महादेवा ओपी के मालवीय चौक से हुई है। पकड़ा गया आरोपी बढ़ड़िया थाना क्षेत्र का निवासी है, जिसका नाम हसरत अली है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो उनके पास से एटीएम कार्ड और 2 लाख रुपया बरामद हुआ। उनका गतिविधि संदिग्ध था, इसलिए उनको लाकर उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने यह स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे लोग का एक पूरा संगठित गिरोह है। लकड़ी दरगाह के भी वो 2-3 लोग और शामिल हैं। उनका एक संगठित गिरोह है और ये लोग आम लोगों को साइबर फ्रॉड करता है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कि नौगछिया के तीनटंगा में भीषण कटाव शुरू हो गया है। गंगा की तेज धार में वार्ड सदस्य रोहित मंडल का घर कटकर समा गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा के तेज कटाव में पक्का मकान बह गया, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ दिनों पहले गंगा के तेज कटाव में यहां 3 दर्जन से अधिक घर गंगा में समा गए थे। अब एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ कटाव शुरू हो गया है।
आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच विवाद के बाद पटना में छात्र जनशक्ति परिषद ने श्याम रजक का पुतला जलाया। जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्याम रजक को तेज प्रताप यादव से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो पूरे राज्य में श्याम रजक का विरोध किया जाएगा। आज विश्व डाक दिवस है और बदलते दौर में भले ही चिट्ठी, टेलीग्राम और मनी ऑर्डर का महत्व कम हो गया है, लेकिन आज भी डाक सेवा लोगों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। साथ ही डाकघर का स्वरूप बदल चुका है तो लेटर बॉक्स भी ऑनलाइन हो गया है। कई बड़े शहरों में डिजिटलाइजेशन के बाद लेटर बॉक्स को भी जीपीएस से लैस कर दिया गया है। बात पटना जीपीओ की करें तो पहले से अब यहां भी तस्वीरें बदल चुकी हैं और सभी लेटर बॉक्स की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग होने लगी है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। वो इंतजार की कशिश, उंगलियों का फिराना, लफ्जों के जादू में खो जाना याद आ रहा है। आज फिर वो चिट्ठियों का जमाना। आज विश्व डाक दिवस है, ऐसे में हम उसी लेटर बॉक्स को दिखाना चाहेंगे जिससे हर किसी की यादें जुड़ी हुई है। तो पटना जीपीओ की वो तस्वीर आप देखिए, जहां पर हमेशा भीड़ होती थी, एक अलग रोमांच दिखता था। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ अब धीरे धीरे लेटर बॉक्स के पास भीड़ नहीं है। यानी डिजिटलाइजेशन के दौर में अब लेटर बॉक्स जो है वो भी अब ऑनलाइन हो चला है। जो भी बॉक्स है जिसमें जंग लगी हुई रहती है उसे पेंट करके नया बनाने का जरूर प्रयास किया जाता है, लेकिन वो चमक अब दिखाई नहीं देती है जो चमक हम आप देखा करते थे। यानी प्रारूप बदल गया है। अब जो पोस्टमैन है, अगर इसमें खत डालने आते हैं या खत निकालने आते हैं तो उन पर सीधी निगरानी जो है अधिकारियों की होती है। सभी जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, इसमें एक अलग से बारकोड लगाया गया है, जीपीएस सिस्टम से ये लैस कर दिया गया है। यानी अब सॉफ्टवेयर के जरिए आप जो है इस बॉक्स पर नज़र रख सकेंगे। तो कुल मिलाकर प्रारूप तो बदल गया है, लेकिन जो खत डालने वाले लोग हैं अब उनमें रोमांच कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जगह मोबाइल ले लिया है और डिजिटल होने के बाद जो लेटर बॉक्स है इसमें काफ़ी कम संख्या में लोग खत गिराने के लिए आते हैं। पहले की अगर बात करेंगे तो चिट्ठियाँ जो है एक तरह से समझिए कि परिंदों की तरह नज़र आती थी। यानी ऐसा लगता था कि पोस्टमैन जो है उड़कर आप तक जो है खत पहुंचा देगा। लेकिन वक्त बदला है तो अब खत डालने और खत पहुंचाने के तरीके ही बदलने लगे हैं। और एक तरह से समझिए कि एक आदमी होता था और थैला लेकर आता था, उसमें चिट्ठियां भरकर चला जाता था। लेकिन अब वो दौर नहीं है, वक्त बदल गया है। इक्का दुक्का जो है लेटर बॉक्स आपको शहरों में नज़र आएगा, कहीं है भी तो वहाँ पर जो है जंग लगा हुआ अब एक निशानी बच गया है। तो हमारे यहाँ पहुँचने और तस्वीर दिखाने का यही मकसद है कि ये जो निशानी है ये बुलंदी की निशानी है और हम यहाँ से लेकर अनंत तक का सफ़र तय कर रहे हैं। यानी हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस लेटर बॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। आज प्रारूप बदल रहा है, लेकिन यादें हजारों इससे जुड़ी हुई है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गोपालगंज में सदर विधानसभा सीट के लिए बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और लगातार 4 बार से विधायक रहे दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुसुम देवी कल यानी सोमवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। कुसुम देवी के नॉमिनेशन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी सांसद सुशील मोदी सहित कई मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद गोपालगंज में कमला राय कॉलेज में जनसभा होगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी की ये पहली चुनावी जनसभा होगी। वहीं आरजेडी की ओर से गोपालगंज के बड़े व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है। मोहन प्रसाद गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। वहीं मोकामा से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनम देवी राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। मोकामा से एक बार पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके पति नलिन रंजन उर्फ ललन सिंह मोकामा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वायु प्रदूषण को रोकने और साइकिलिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम से 4 युवा छात्र गुवाहाटी से लद्दाख तक 3256 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। ये चारों युवा अभिनव शिवम, संजीव पटवई, सोरम शर्मा और धूपदीप आज पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया में साइकिल एसोसिएशन के सदस्यों ने उनका स्वागत किया।
इन चारों ने तेजपुर से अपनी यात्रा शुरू की है और 25 दिनों में यात्रा में प्रतिदिन 150 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए लद्दाख तक पहुंचेंगे। वो प्रमोट करना है और जितना भी आसपास जितना भी स्टेट है, जितना भी एरिया हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं, उधर का जो कम्युनिटी है जितना भी है उधर एक साथ कम्यूट करके जो साइकिलिंग जो है कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए। छठ महापर्व को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए 46 नई ट्रेनें 15 अक्टूबर से शुरू की जा रही हैं, जो 7 नवंबर तक चलेंगी, जिससे बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को त्योहार के वक्त आसानी से घर जाने का मौका मिलेगा। देखिए, इस बार छठ में हम लोग काफी संख्या में गाड़ी चला रहे हैं और देश के हर दिशाओं से हम गाड़ी चला रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ आ रही है, क्योंकि हम लोग को इस बार के डिमांड के बारे में पता है। टोटल अब तक हम लोगों ने 46 ट्रेनें, जिसकी टोटल ट्रिप्स होंगी 462, जिसको कि हम लोगों ने सिस्टम में इसको चालू कर दिया है, जो कि हम चलाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी किसी भी सेक्टर में हमारा ऑक्यूपेंसी जो है 100% पार नहीं किया है। तो अगर आप डिफरेंट पूजा स्पेशल्स जो हमारे चल रहे हैं, तो उससे लोग अपना डेस्टिनेशन के लिए टिकट कटा सकते हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक